Good morning, students. I'm Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM Mahila College, Ara. Today's topic is probability versus non-probability sampling. पिछली क्लास में हमने probability और non-probability के बारे में आप लोग को बताया। अब इन दोनों के बेसिक जो डिफरेंसेस है, दोनों ही सैम्पलिंग टेक्निक है, दोनों सैम्पलिंग टेक्निक अपने अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं। ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर, डिपेंड करता है मोड ऑफ रिसर्च के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे बातें हैं इम्पॉर्टेंट जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करें या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करें। ये कोर्स जो है वो, ये जो टॉपिक है वो हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में भी पढ़ते हैं। वैसे तो ये डिग्री में भी पढ़ाई होती है, परंतु इसको हम लोग बृहद रूप से पढ़ेंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में। सेमेस्टर 1 पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी है और ये CC3 में आता है, और ये जो चैप्टर है वो यूनिट 2 में है। डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इस दोनों चित्र से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच में अंतर पाते हैं। हम सैम्पलिंग को के बारे में अगर बताएं तो सैम्पलिंग क्या होता है, थोड़ा सा हम उसको रिफ़्रेश कर लेना चाहेंगे। सैम्पलिंग मीन्स सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप और सैम्पल टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। Sampling methods are majorly divided into two categories: probability sampling and non-probability sampling. In the first case, each member has a fixed known opportunity to belong to the sample, whereas in the second case, there is no specific probability of an individual to be a part of the sample. ये हमने पहले भी आप लोग को बतला चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जितने भी जनसंख्या में यूनिट्स होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, सारे के चुने जाने की इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इसकी ये अपॉर्चुनिटी नहीं होता। अब अगर हम ये कंपैरिजन करें दोनों के बीच में, तो कंपैरिजन जो है वो हम दो तरह से ऐसे करेंगे कि किस बेसिस पर हम इनको अलग कर सकते हैं दोनों को, और हम देखेंगे इसमें पॉइंट वाइज एक एक करके कि किस किस बेसिस पर हम दोनों के डिफरेंसेस को समझ पाते हैं। पहला है मीनिंग, यानी कि दोनों का अर्थ। दोनों का अर्थ जो है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द सब्जेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी सेलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। यानी कि अभी हमने बतलाया कि जो जितने सब्जेक्ट्स होते हैं या जितने जनसंख्या में जितने सदस्य होते हैं, उन सारे सदस्यों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है चुने जाने की, और वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल बनता है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पूरे चुने जाने की संभावना नहीं होती। दूसरा है ऑल्टरनेटली नोन एज। अगर हम इसको अलग शब्दों में कहें तो हम देखेंगे कि इसको रैंडम सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, किसको, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को, और नॉन प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्योंकि रैंडमली हम यूज़ करते हैं इसको, चांस के ये से। चांस का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। यानी कि जितने भी, समझ लीजिए जनसंख्या में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को चुने जाने की संभावना होती है, तो इसको रैंडम सैम्पलिंग हम कहते हैं कि रैंडमली हम चुन लेते हैं। लेकिन ये नॉन रैंडम इसलिए है क्योंकि यहाँ लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वेदर आई विल बी सेलेक्टेड और नॉट, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है। दूसरा होता है बेसिस ऑफ सिलेक्शन। थर्ड बेसिस जो है वो है बेसिस ऑफ सिलेक्शन। यानी कि बेसिस ऑफ सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि रैंडमली का मतलब क्या हो, एक ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो हम सेलेक्ट करते हैं इस विधि से वो है आर्बिट्ररीली, यानी कि वो मनमाने ढंग से। और रैंडमली हम लोग किस में करते हैं, प्रोबेबिलिटी में। यानी कि जितने भी जनसंख्या में लोग हैं सब लोग को हम शामिल ज़रूर करेंगे, लेकिन उसमें से रैंडमली हम चुनेंगे। अब उसमें समझ लीजिए A है और C है,
तो सी को भी उतना ही चुने जाने की संभावना है और ए को भी चुने जाने की संभावना है। लेकिन अगर हम मनमाने ढंग से यानी आर्बिट्ररीली अगर ढंग से अगर हम लेते हैं, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी का एक गुण है, तो उसमें अगर ए है और बी है और सी है तो इन तीनों को नहीं पता है कि वेदर आई विल बी सेलेक्टेड और नॉट। इसी को कहते हैं ये मनमाने ढंग से। अगर हमको मन किया हम ए को सेलेक्ट किया तो हम ए को सेलेक्ट करेंगे, अगर हमको मन करेगा हमको सी को करना है तो हम सी को करेंगे। तो इस तरीके से हम बेसिस ऑफ सिलेक्शन इसका ये 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब चांस मिलना, सिलेक्शन का चांस होना। तो आपको क्या लगता है सिलेक्शन ऑफ चांस किस में होगा? फिक्स्ड और नोन किस में होगा? प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि उसमें सारे लोगों को बिल्कुल वो जानकारी होती है, दे आर नोन, मतलब दे आर, इट इज़ फिक्स्ड और नोन है, मतलब ये ज्ञात है हर किसी व्यक्ति को कि हम कहीं चुने जाएं या हम चुने जा सकते हैं। लेकिन इसके जस्ट विपरीत नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि नॉट स्पेसिफाइड एंड अननोन, यानी कि ये लोग स्पेसिफाइड नहीं होते हैं। अगर 100 लोग हैं तो उन लोग किसी को नहीं मालूम है कि वेदर हम चुने जाएंगे या नहीं चुने जाएंगे, वेदर हमको सैम्पल में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दे आर टोटली अननोन अबाउट इट। तो ये है अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी में सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। उसके अपोजिट नॉन प्रोबेबिलिटी को हम लें तो उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं होती है सिलेक्शन की। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च। कैसे, किस तरह के रिसर्च में हम इनको प्रयोग करते हैं? प्रोबेबिलिटी कंक्लूसिव जो होता है, यानी कि निर्णयात्मक, जिसमें निर्णय लिया जा सके, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के द्वारा संभव हो सकता है, क्योंकि उसमें हम निर्णय ले लेते हैं, उसमें स्टैटिस्टिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लेते हैं। दूसरा होता है एक्सप्लोरेटरी का अर्थ होता है खोजपूर्ण ढंग से, यानी कि अगर हम जैसे कि कल के वीडियो में हमने बताया कि जब हमको कुछ एक्सप्लोर करना होता है, जैसे अचानक से किसी ऐसे माहौल में गए, ऐसे घटना जहाँ घटित हुई है वहाँ हम गए, वहाँ 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों से हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया और इस तरह से वो हमारे सैंपल बन गए, हमने एक्सप्लोर किया उसके बारे में। तो इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी को कहते हैं खोजपूर्ण ढंग से करना और प्रोबेबिलिटी को कहते हैं हम निर्णयात्मक ढंग से करना। नेक्स्ट है रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट यानी कि जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, जो हमें रिज़ल्ट प्राप्त होता है किसी भी रिसर्च को करने के बाद, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें अनबायस्ड रिज़ल्ट हमको मिलता है, क्योंकि उसमें जो हम जिन लोगों को चुनते हैं उन लोगों को हम जानते भी नहीं हैं। इसलिए जो हमारे सैंपल में जो सेलेक्ट हुए हैं व्यक्ति, जो सब्जेक्ट हमारा बन जाता है, वो बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से हम करते हैं। इसमें किसी तरह का पक्षपात की संभावना नहीं होती, लेकिन इसमें पक्षपात की होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी में बायस्ड होता है रिज़ल्ट, क्योंकि उसमें तो हम लोगों ने जानबूझकर चुना, हमने चुना, इनको चुना, उनको चुना, जिनको हम लोग चाहे उनको चुने, तो इस तरीके से हम लोग वो बायस्ड होता है। बायस्ड यानी रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज अनबायस्ड इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड रिज़ल्ट इज़ बायस्ड इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मेथड 2 प्रकार के दोनों हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के द्वारा हम सैंपल का चुनाव करते हैं वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी नोबडी इज़ नोइंग नाइदर द रिसर्चर नॉर द सब्जेक्ट कि हम किसको चुन रहे हैं और कौन चुने जाएंगे, तो ये टोटली ऑब्जेक्टिव होता है। ऑन द अदर हैंड सब्जेक्टिव, नॉन प्रोबेबिलिटी में जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि जो रिसर्चर है उसके अपने सूझबूझ, उसके अपने निर्णय, उसके अपने विवेक से वो सैंपल का चुनाव करता है, इसलिए वो टोटली सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिगत होता है उसका। तो इस तरह से 2 प्रकार के मेथड होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रोबेबिलिटी में और सब्जेक्टिव होता है नॉन प्रोबेबिलिटी में। इन्फ्रेंसेस यानी कि जो हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, जो भी जो रिज़ल्ट हम कहेंगे एक तरह से, जो या जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल। किसको कहते हैं, किस में होता है स्टैटिस्टिकल?
प्रोबेबिलिटी में, और एनालिटिकल किस में होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी में। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में इसलिए होता है क्योंकि हर चीज़ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हम लोग करते हैं, हर चीज़ फिक्स्ड रहता है उसमें। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में एनालिटिकल होता है, उसको हम एनालाइज करते हैं, सिर्फ उसका मूल्यांकन करते हैं कि हाँ इस माहौल में हम गए, इस घटना में गए, हमने ये देखा, हमने ये सुना, हमने ये लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया, तो उसको हम एनालाइज करते हैं कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। एक होता है प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिकल होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी में एनालिटिकल होता है। हाइपोथेसिस जो बेसिस है जिसके द्वारा हम दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, वो लास्ट जो है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। तो परिकल्पना जब हम किसी शोध को लेते हैं या हम उसको फॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस, तो उसको टेस्टेड होता है प्रोबेबिलिटी में और जनरेटेड होता है नॉन प्रोबेबिलिटी में। यानी कि इसको हम लोग उसमें टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग उसमें हाइपोथेसिस जो है जो हमने बनाया, जैसे कि जो समस्या हमारी है कि क्या घर के वातावरण अच्छे होने से बच्चे का विकास अच्छा होता है। तो अगर हम हाइपोथेसिस ये बनाते हैं कि हाँ अगर घर का वातावरण अच्छा हो तो बच्चों का व्यक्तित्व विकास अच्छा होता है, अगर ये हमारा हाइपोथेसिस है, तो इसको हम अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के द्वारा चुनेंगे, तो सैंपल को चुने हैं तो उसके द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होगा वो होगा टेस्टेड। उसको हम टेस्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस को, टेस्ट मेथड उसको लागू कर सकते हैं और उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये संभव नहीं है, नॉन प्रोबेबिलिटी में ये जनरेटेड होता है, क्योंकि ये कुछ भी फिक्स्ड इसमें नहीं होता है, टोटली अनफिक्स्ड होता है। तो इसलिए इसको दोनों में ये इतने सारे बेसिस पर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच में हम अंतर देखते हैं। अब कंक्लूजन के तौर पर अगर हम कहें तो ये है कि वाइल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन वेयर एवरी एंटिटी गेट्स अ फेयर चांस टू बी अ पार्ट ऑफ द सैम्पल। अब हमने आपको बताया ही है कि इसको रैंडमाइज्ड इसलिए कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को, क्योंकि जितने भी एंटिटी होते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं जनसंख्या में, उन सारे को फेयर चांस टू बी अ पार्ट ऑफ द सैम्पल, उनको ये पूरी चांस, इक्वल चांस होता है कि वो सैम्पल का एक पार्ट बन सकें। पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रिलाइज ऑन द assumption that the characteristics are evenly distributed within the population, which make the sampler believe that any sample so selected would represent the whole population and the result drawn would be accurate। इसमें सिर्फ हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो हमने, या जो मतलब एज्यूम करना का मतलब होता है जस्ट हम लोग सोचते हैं कि अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी ढंग से अगर हम सैम्पल का चयन करते हैं तो वो एक्यूरेट होगा और वो सैम्पल को रिप्रेजेंट करता हुआ होगा। तो ये डिपेंड करता है एक रिसर्चर के ऊपर कि वो किस उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका हाइपोथेसिस क्या है और सैम्पल क्या होना चाहिए और किस विधि से वो सैम्पल हम सेलेक्ट करें। तो ये टोटल जो चीज़ होते हैं, टोटल जो सिनेरियो है वो डिपेंड करता है एज़ पर द नॉलेज एंड एफिशिएंसी ऑफ द रिसर्चर। तो ये कंक्लूड हम लोग किए डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आशा आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।